नमस्कार। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास गोदान का 25वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछले भाग की कहानी। गोबर का बदलाव मुखिया लोगों ने होरी से लिया। सूद लगाकर उस पर 70 रुपए बाकी निकाल दिए। गोबर उसी वक्त जाकर चौपाल पर नोखेराम को धमकी देता है कि वो उससे दोबारा रुपए नहीं वसूल कर सकता। नोखेराम गोबर की स्पष्टवादिता से डर जाता है। गोबर अब अपना रौब घर पर जमाना शुरू करता है। बाप को समझाना, बच्चों को डांट लगाना, जो घर वालों को पसंद नहीं। गोबर कहता है कि जब उसके घर पर उसका इतना भी अधिकार नहीं कि वो किसी को कुछ कह सके, तो अब वह यहाँ नहीं रहेगा। वो झुनिया को लेकर शहर जाने का फैसला लेता है। धनिया और होरी सन्नाटे में आ जाते हैं। धनिया को लगता है कि ये आग और किसी की नहीं बल्कि झुनिया की लगाई हुई है। इसी बात पर घर में संग्राम छिड़ जाता है। धनिया गोबर को खूब खरी खोटी सुनाती है। गोबर गुस्से में आकर अपने परिवार के साथ घर छोड़कर चला जाता है। धनिया का हृदय चूर चूर हो जाता है। इधर राय साहब की कन्या के विवाह की बातचीत, इलेक्शन का आना और 50,000 से भी अधिक का दीवानी का मुकदमा दायर करना सब एक साथ उनके सिर पर आ जाता है। ये मुकदमा था राय साहब के साले का, जो ऐन जवानी में मोटर से लड़ जाने के कारण गत हो गए थे और उनकी रियासत पर राय साहब अपने पुत्र की ओर से अधिकार पाना चाहते थे, क्योंकि उस पर उनके चचेरे सालों ने कब्जा जमा लिया था। कन्या की उम्र भी 18 वर्ष की थी और पैसे की तंगी के कारण उसका विवाह टलता चला जाता था। इधर कुंवर दिग्विजय सिंह अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद अपना नया घर बसाना चाहते थे। सौदा तय हो गया। दिग्विजय सिंह दुर्वासनाओं का भंडार था, ऐयाश और शराबी, लेकिन इसके साथ ही साथ वो बहुत प्रतिभाशाली भी था। विद्वान भी उनका लोहा मानते थे। शादी तय हो गई। इधर इलेक्शन की भी तैयारियां होने लगी। राय साहब के विरुद्ध राजा साहब जंग के मैदान में उतरे। मिस्टर तनखा ने राय साहब को आश्वासन दिया कि वो निश्चिंत होकर खड़े हो जाएं, राजा साहब से वो निपट लेंगे। पर बाद में राय साहब को मालूम होता है कि मिस्टर तनखा खुद राजा साहब की तरफ हैं। इस धोखे से आहत होकर वो मिस्टर तनखा से मिलने उसके घर पहुंचते हैं। अब सुनते हैं आगे की कहानी। बेचारे राजा साहब बड़े संकट में पड़ गए थे। उन्हें यह संदेह होने लगा कि केवल अपना मतलब निकालने के लिए मिस्टर तनखा ने उन्हें धोखा दिया। उन्हें यह खबर मिली थी कि वह अब राजा साहब के पैरोकार हो गए हैं। यह राय साहब के घाव पर नमक था। उन्होंने कई बार तनखा को बुलाया था, मगर वह न तो घर पर ही मिलते थे या आने का वादा करके भूल जाते थे। आखिर आज खुद उनसे मिलने का इरादा करके वह उनके घर जा पहुंचे। संयोग से मिस्टर तनखा घर पर ही मिल गए, मगर राय साहब को पूरे आधे घंटे भर उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। यह वही मिस्टर तनखा हैं जो राय साहब के द्वार पर एक बार रोज हाजिरी दिया करते थे। आज इनका इतना मिजाज हो गया है, जले बैठे थे। जो ही मिस्टर तनखा सजे सजाए मुंह में सिगार दबाए कमरे में आए और हाथ बढ़ाया कि राय साहब ने बम गोला छोड़ दिया। मैं यहाँ घंटे भर से बैठा हुआ हूं और आप निकलते निकलते अब निकले हैं। मैं इसे अपनी तौहीन समझता हूं। मिस्टर तनखा ने एक सोफे पर बैठकर निश्चिंत भाव से धुआं उड़ाते हुए कहा, मुझे इसका खेद है। मैं एक जरूरी काम में लग गया था। आपको फोन करके मुझसे समय ठीक कर लेना चाहिए था। आग में घी पड़ गया, मगर राय साहब ने क्रोध को दबाया। वह लड़ने के लिए ना आए थे। इस अपमान को पीकर वह बोले, हाँ गलती हुई। आजकल आपको बहुत काम है, फुर्सत ही नहीं रहता शायद। जी हाँ, बहुत कम, वरना मैं अवश्य आ जाता। हाँ, उसी मामले में आपसे बात करने आया था। समझौते की तो कोई आशा नहीं मालूम होती। उधर तो जंग की तैयारियां बड़े जोर शोर से हो रही हैं। राजा साहब को तो आप जानते ही हैं, झक्की आदमी हैं, पूरे सन की। कोई न कोई धुन उन पर सवार ही रहती है। आजकल यही धुन है कि राय साहब को नीचा दिखाकर रहेंगे, और उन्हें जब एक बार धुन सवार हो जाती है तो फिर किसी की नहीं सुनते, चाहे कितना ही उन्हें नुकसान क्यों न उठाना पड़े। कोई 40 लाख का बोझ सिर पर है, फिर भी वही दमखम है, वही अल्ले तहल्ले खर्च हैं। पैसे को तो कुछ समझते ही नहीं। नौकरों का वेतन 6-6 महीने से बाकी पड़ा हुआ है, मगर हीरा महल बन रहा है। संगमरमर का तो फर्श है। पिच्चीकारी ऐसी हो रही है कि आंखें नहीं ठहरती। अफसरों के पास रोज डालियां जाती हैं। सुना है कोई अंग्रेज मैनेजर रखने वाले हैं। फिर आपने कैसे कह दिया कि आप कोई समझौता करा देंगे? मुझसे जो कुछ हो सकता था वह मैंने किया।
इसके सिवाय मैं और क्या कर सकता था? अगर कोई व्यक्ति अपने 2-4 लाख फूकने पर ही तुला हुआ हो तो मेरा क्या बस? राय साहब अब क्रोध संभाल न सके, खासकर जब उन 2-4 लाख रुपए में से 10-20 हजार आपके हत्थे चढ़ने की आशा हो। मिस्टर तनखा क्यों दबते, बोले, राय साहब आप साफ साफ न कहलवाइए। न यहाँ मैं सन्यासी हूं न आप, हम सभी कुछ न कुछ कमाने ही निकले हैं। आंख के अंधों और गांठ के पूरों की तलाश तो आपको भी उतनी ही है जितनी मुझको। आपसे मैंने खड़ा होने का प्रस्ताव किया, आप 1 लाख के लोभ में खड़े हो गए। अगर गोटी लाल हो जाती तो आज आप 1 लाख के स्वामी होते और बिना 1 पाई कर्ज लिए कुंवर साहब से संबंध भी हो जाता और मुकदमा भी दायर हो जाता। मगर आपके दुर्भाग्य से वह चाल पट पड़ गई। जब आप ही ठाठ पर रह गए तो मुझे क्या मिलता? आखिर मैंने झक मारकर उनकी पूंछ पकड़ ली। किसी न किसी तरह बैतरनी तो पार करनी ही है ना। राय साहब को ऐसा आवेश आ रहा था कि इस दुष्ट को गोली मार दे। इसी बदमाश ने सब्ज बाग दिखाकर उन्हें खड़ा किया और अब अपनी सफाई दे रहा है, पीठ में धूल भी नहीं लगने देता। लेकिन परिस्थिति जबान बंद किए हुई थी। तो अब आपके किए कुछ नहीं हो सकता। ऐसा ही समझिए, मैं 50,000 पर भी समझौता करने को तैयार हूं। राजा साहब किसी तरह न मानेंगे। 25,000 पर तो मान जाएंगे। कोई आशा नहीं, वह साफ कह चुके हैं। वह कह चुके हैं या आप कह रहे हैं? आप मुझे झूठा समझते हैं? राय साहब ने विनम्र स्वर में कहा, मैं आपको झूठा नहीं समझता, लेकिन इतना जरूर समझता हूं कि आप चाहते तो मामला हो जाता। तो आपका ख्याल है कि मैंने समझौता नहीं होने दिया? नहीं, यह मेरा मतलब नहीं है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि आप चाहते तो काम हो जाता और मैं इस झमेले में न पड़ता। मिस्टर तनखा ने घड़ी की तरफ देखकर कहा, तो राय साहब, अगर आप साफ कहलाना चाहते हैं तो सुनिए। अगर आपने 10,000 का चेक मेरे हाथ पर रख दिया होता तो आज निश्चय 1 लाख के स्वामी होते। आप शायद चाहते होंगे कि जब आपको राजा साहब से रुपए मिल जाते तो आप मुझे 1,000-2,000 दे देते। तो मैं ऐसी कच्ची गोली नहीं खेलता। आप राजा साहब से रुपए लेकर तिजोरी में रख लेते और मुझे अंगूठा दिखा देते। फिर मैं आपका क्या बना लेता बताइए? कहीं नालिश फरियाद भी तो नहीं कर सकता था। राय साहब ने आहत नेत्रों से देखा। आप मुझे इतना बेईमान समझते हैं? तनखा ने कुर्सी से उठते हुए कहा, इसे बेईमानी कौन समझता है? आजकल यही चतुराई है, कैसे दूसरों को उल्लू बनाया जा सके, यही सफल नीति है, और आप तो इसके आचार्य हैं। राय साहब ने मुट्ठी बांध कर कहा, मैं? जी हां, आप। पहले चुनाव में मैंने जी जान से आपकी पैरवी की। आपने बड़ी मुश्किल से रो धोकर 500 रुपए मुझे दिए। दूसरे चुनाव में आपने एक सड़ी विसी टूटी फूटी कार देकर अपना गला छुड़ा लिया। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। वह कमरे से निकल गए और कार लाने का हुक्म दिया। राय साहब का खून खौल रहा था। इस अशिष्टता की भी कोई हद है। एक तो घंटे भर इंतजार कराया और अब इतनी बेमुरवती से पेश आकर उन्हें जबरदस्ती घर से निकाल रहा है। अगर उन्हें विश्वास होता कि वह मिस्टर तनखा को पटकनी दे सकते हैं तो वो कभी न चूकते, मगर तनखा डील डॉल में उनसे सवाए थे। जब मिस्टर तनखा ने हॉर्न बजाया तो वह भी आकर अपनी कार में बैठे और सीधे मिस्टर खन्ना के घर पहुंचे। 9 बज रहे थे, मगर मिस्टर खन्ना अभी तक मीठी नींद का आनंद ले रहे थे। वह 2 बजे रात के पहले कभी न सोते थे और 9 बजे तक सोना स्वाभाविक ही था। यहां भी राय साहब को आधे घंटे बैठना पड़ा। इसलिए जब कोई 9:30 बजे मिस्टर खन्ना मुस्कुराते हुए निकले तो राय साहब ने डांट बताई, अच्छा, अब सरकार की नींद खुली है? 9:30 बजे? रुपए जमा कर लिए हैं ना, जब यह बेफिक्री है। मेरी तरह ताल्लुकेदार होते तो अब तक किसी द्वार पर खड़े होते। बैठे बैठे सिर में चक्कर आ जाता। मिस्टर खन्ना ने उनकी तरफ सिगरेट का केस बढ़ाते हुए प्रसन्न मुख से कहा, रात सोने में बड़ी देर हो गई थी। इस वक्त किधर से आ रहे हैं? राय साहब ने थोड़े से शब्दों में अपनी सारी कठिनाइयां बयान कर दी। दिल में खन्ना को गालियां देते थे, जो उनका सहपाठी होकर भी सदैव उन्हें ठगने की फिक्र किया करता था, मगर मुंह पर उसकी खुशामद करते थे। खन्ना ने ऐसा भाव बनाया मानो उन्हें बड़ी चिंता हो गई हो। बोले, मेरी तो सलाह है आप इलेक्शन को गोली मारें
और अपने सालों पर मुकदमा दायर करें। रही शादी, वह तो 2-3 दिन का तमाशा है, उसके पीछे जेरबार होना मुनासिब नहीं। कुंवर साहब मेरे दोस्त हैं, लेन देन का कोई सवाल न उठ पाएगा। राय साहब ने व्यंग्य से कहा, आप ये भूले जाते हैं मिस्टर खन्ना कि मैं बैंकर नहीं ताल्लुकेदार हूं। कुंवर साहब दहेज नहीं मांगते, उन्हें ईश्वर ने सब कुछ दिया है। लेकिन आप जानते हैं, ये मेरी अकेली लड़की है, उसकी माँ मर चुकी है। अगर वह जिंदा होती तो शायद घर का सारा सामान लुटाकर भी उसे संतोष न होता। तब शायद मैं उसके हाथ को रोक कर खर्च न करने का आदेश देता। लेकिन अब तो मैं उसकी माँ भी हूं और बाप भी। अगर मुझे अपने हृदय का रक्त निकाल कर भी देना पड़े ना, तो मैं खुशी से दे दूंगा। इस विदुर जीवन में मैंने संतान प्रेम में ही अपनी आत्मा की प्यास बुझाई है। दोनों बच्चों के प्यार में ही अपने पत्नी व्रत का पालन किया है। मेरे लिए यह असंभव है कि इस शुभ अवसर पर अपने दिल के अरमान न निकालूं। मैं अपने मन को तो समझा सकता हूं, पर जिसे मैं पत्नी का आदेश समझता हूं उसे नहीं समझाया जा सकता। और इलेक्शन के मैदान से भागना भी मेरे लिए असंभव है। मैं जानता हूं मैं हारूंगा। राजा साहब से मेरा कोई मुकाबला नहीं, लेकिन राजा साहब को इतना जरूर दिखा देना चाहता हूं कि अमरपाल सिंह नर्मचारा नहीं है। और मुकदमा दायर करना तो आवश्यक ही है, उसी पर तो सारा दारोमदार है। अब आप ही बताइए, आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? मेरे डायरेक्टरों का इस विषय में जो हुक्म है वह तो आप जानते ही हैं, और राजा साहब भी हमारे डायरेक्टर हैं, यह भी आपको मालूम है। पिछला वसूल करने के लिए बार बार ताकीद हो रही है। कोई नया मामला तो शायद ही हो सके। राय साहब ने मुंह लटका कर कहा, आप तो मेरा डोंगा ही डुबाए देते हैं मिस्टर खन्ना। मेरे पास जो खुद का है वो आपका है, लेकिन बैंक के मामले में तो मुझे अपने स्वामियों का आदेश ही मानना पड़ेगा ना। अगर यह जायदाद हाथ आ गई तो मुझे पूरी आशा है मैं पाई पाई अदा कर दूंगा। आप बता सकते हैं इस वक्त आप कितने पानी में हैं? राय साहब ने हिचकिचाते हुए कहा, 5-6 लाख समझिए, कुछ कम ही होंगे। खन्ना ने अविश्वास के भाव से कहा, या तो आपको याद नहीं या आप छिपा रहे हैं। राय साहब ने जोर देकर कहा, जी नहीं, मैं न भूला हूं और न छिपा रहा हूं। मेरी जायदाद इस वक्त कम से कम 50 लाख की है, और ससुराल की जायदाद भी इससे कम नहीं है। इतनी जायदाद पर 10-5 लाख का बोझ कुछ नहीं के बराबर है। लेकिन यह आप कैसे कह सकते हैं कि ससुराल वाली जायदाद पर भी कर्ज नहीं है? जहां तक मुझे मालूम है वह जायदाद बेदाग है, और मुझे यह सूचना मिली है कि उस जायदाद पर 10 लाख से कम का भार नहीं है। उस जायदाद पर अब तो कुछ मिलने से रहा, और आपकी जायदाद पर भी मेरे ख्याल से 10 लाख से कम का देना नहीं है। और वह जायदाद अब 50 लाख की नहीं, मुश्किल से 25 लाख की है। इस दशा में आपको बैंक कोई कर्ज नहीं दे सकता। यूं समझ लीजिए कि आप ज्वालामुखी के मुख पर खड़े हैं। एक हल्की सी ठोकर आपको पाताल में पहुंचा सकती है। आपको इस मौके पर बहुत संभल कर चलना चाहिए। राय साहब ने उनका हाथ अपनी तरफ खींच कर कहा, यह मैं खूब समझता हूं मित्रवर, लेकिन जीवन की ट्रेजेडी इसके सिवाय और क्या है कि आपकी आत्मा जो काम करना नहीं चाहती वही आपको करना पड़े। आपको इस मौके पर मेरे लिए कम से कम 2 लाख का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। खन्ना ने लंबी सांस लेकर कहा, माय गॉड, 2 लाख? असंभव, बिल्कुल असंभव। मैं तुम्हारे द्वार पर सर पटक कर प्राण दे दूंगा खन्ना, इतना समझ लो। मैंने तुम्हारे ही भरोसे सारे प्रोग्राम बांधे हैं। अगर तुमने निराश कर दिया तो शायद मुझे जहर खा लेना पड़े। मैं सूर्य प्रताप सिंह के सामने घुटने नहीं टेक सकता। कन्या का विवाह भी अभी 2-4 महीने टल सकता है। मुकदमा दायर करने के लिए अभी काफी वक्त है, लेकिन यह इलेक्शन सर पर आ गया है, और मुझे सबसे बड़ी फिक्र यही है। कन्ना ने चकित होकर कहा, तो आप इलेक्शन में 2 लाख लगा देंगे? इलेक्शन का सवाल नहीं भाई, यह तो इज्जत का सवाल है। क्या आपकी राय में मेरी इज्जत 2 लाख की भी नहीं है? मेरी सारी रियासत भी बिक जाए ना, गम नहीं, मगर सूर्य प्रताप सिंह को मैं आसानी से विजय न पाने दूंगा। खन्ना ने 1 मिनट तक धुआं निकालने के बाद कहा, बैंक की जो स्थिति है वह मैंने आपके सामने रख दी। बैंक ने एक तरह से लेन देन का काम बंद कर दिया है। मैं कोशिश करूंगा
कि आपके साथ खास रियायत की जाए, यह आप जानते हैं। पर मेरा कमीशन क्या रहेगा? मुझे आपके लिए खास तौर पर सिफारिश करनी पड़ेगी। राजा साहब का अन्य डायरेक्टरों पर कितना प्रभाव है यह भी आप जानते हैं। मुझे उनके खिलाफ गुटबंदी करनी पड़ेगी। यूं समझ लीजिए कि मेरी जिम्मेदारी पर ही मामला होगा। राय साहब का मुंह गिर गया। खन्ना उनके अंतरंग मित्रों में से थे, साथ के पढ़े हुए, साथ के बैठने वाले, और यह उनसे कमीशन की आशा रखते हैं। इतनी बेमुरवती। आखिर वह जो इतने दिनों खन्ना की खुशामद करते रहे, वह किस दिन के लिए? बाग में फल निकले, शाक भाजी पैदा हो गई, सबसे पहले खन्ना के पास डाली भेजते। कोई उत्सव हो, कोई जलसा हो, सबसे पहले खन्ना को निमंत्रण देते। उसका यह जवाब? उदास मन से बोले, आपकी जो इच्छा हो, लेकिन मैं आपको अपना भाई समझता था। खन्ना ने कृतज्ञता के भाव से कहा, यह आपकी कृपा है। मैंने भी सदैव आपको अपना बड़ा भाई ही समझा और अब भी समझता हूं। कभी आपसे कोई पर्दा नहीं रखा। लेकिन व्यापार एक दूसरा क्षेत्र है। यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का भाई नहीं। जिस तरह मैं भाई के नाते आपसे यह नहीं कह सकता कि मुझे दूसरों से ज्यादा कमीशन दीजिए, उसी तरह आपको भी मेरे कमीशन में रियायत के लिए आग्रह न करना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जितनी जल्दी रियायत आपके साथ कर सकता हूँ उतना करूंगा। कल आप दफ्तर के वक्त आएं और लिखा पढ़ी कर लें। बस बिजनेस खत्म। वैसे आपने कुछ और सुना? मेहता साहब आजकल मालती पर बेतरह रीझे हुए हैं। सारी फिलॉसफी निकल गई। दिन में 2-1 बार जरूर हाजिरी दे आते हैं और शाम को अक्सर दोनों साथ साथ सैर करने निकलते हैं। यह तो मेरी ही शान थी कि कभी मालती के द्वार पर सलामी करने न गया। शायद अब उसी की कसर निकाल रही है। कहाँ तो यह हाल था कि जो कुछ है मिस्टर खन्ना, कोई काम होता तो मिस्टर खन्ना के पास दौड़ी आती, जब रुपयों की जरूरत पड़ती तो खन्ना का नाम का पुर्जा आता। और कहाँ अब मुझे देखकर मुंह फेर लेती है। मैंने खास उन्हीं के लिए फ्रांस से एक घड़ी मंगवाई थी। बड़े शौक से लेकर गया, मगर नहीं ली। अभी कल मेवों की डाली भेजी थी, कश्मीर से मंगाए थे, वह भी वापस कर दी। मुझे तो आश्चर्य होता है, आदमी इतनी जल्दी कैसे बदल जाता है। राय साहब मन में तो उनकी बेकदरी पर खुश हुए, पर सहानुभूति दिखाकर बोले, अगर यह भी मान ले कि मेहता से उन्हें प्रेम हो गया है, तो भी व्यवहार तोड़ने का तो कोई कारण नहीं है। खन्ना व्यथित स्वर में बोले, यही तो रंज है भाई साहब। यह तो मैं शुरू से ही जानता था कि वह मेरे हाथ नहीं आ सकती। मैं आपसे सत्य कहता हूं, मैं कभी इस धोखे में नहीं पड़ा कि मालती को मुझसे प्रेम है। प्रेम जैसी चीज उनसे मिल सकती है, इसकी मैंने कभी आशा नहीं की। मैं तो केवल उनके रूप का पुजारी था। सांप में विष है, यह जानते हुए भी हम उसे दूध पिलाते हैं। तोते से ज्यादा निष्ठुर जीव और क्या होगा। लेकिन केवल उसके रूप और वाणी पर मुग्ध होकर लोग उसे पालते हैं और सोने के पिंजरे में रखते हैं। मेरे लिए मालती उसी तोते के समान थी। अफसोस यही है कि मैं पहले क्यों न चेत गया। इसके पीछे मैंने हजारों रुपए बर्बाद कर दिए भाई साहब। जब उसका रुक्का पहुंचा मैंने तुरंत रुपए भेजे। मेरी कार आज भी उनकी सवारी है। उसके पीछे मैंने अपना घर चौपट कर दिया भाई साहब। हृदय में जितना रस था वह उस ओर इतने वेग से दौड़ा कि दूसरी तरफ का उद्यान बिल्कुल सूखा रह गया। बरसों हो गए, मैंने गोविंदी से दिल खोलकर बात भी नहीं की। उसकी सेवा, उसका स्नेह और त्याग से मुझे उसी तरह अरुचि हो गई जैसे अजीर्ण के रोगी को मोहन भोग से हो जाती है। मालती मुझे उसी तरह नचाती थी जैसे मदारी बंदर को नचाता है, और मैं खुशी से नाचता था। वह मेरा अपमान करती थी और मैं खुशी से हंसता था। वह मुझ पर शासन करती थी और मैं सिर झुकाता था। उसने मुझे कभी मुंह नहीं लगाया, यह मैं स्वीकार करता हूँ। उसने मुझे कभी प्रोत्साहन नहीं दिया, यह भी सत्य है। फिर भी मैं पतंग की भांति उसके मुख दीप पर प्राण देता था। और अब वह मुझसे शिष्टाचार का व्यवहार भी नहीं कर सकती। लेकिन भाई साहब, मैं कह देता हूँ कि खन्ना चुप बैठने वाला आदमी नहीं है। उसके पुर्जे मेरे पास सुरक्षित हैं। मैं उससे 1-1 पाई वसूल लूंगा। और डॉक्टर मेहता को तो मैं लखनऊ से निकाल कर दम लूंगा। उनका यहाँ रहना असंभव कर दूंगा। उसी वक्त हॉर्न की आवाज आई और एक क्षण में मिस्टर मेहता आकर खड़े हो गए। गोरा चिट्टा रंग, स्वास्थ्य की लालिमा गालों पर चमकती हुई, नीची अचकन, चूड़ीदार पजामा, सुनहला ऐनक, सौम्यता के देवता लगते थे। खन्ना ने उठकर हाथ मिलाया। आइए मेहता साहब, आपका ही जिक्र हो रहा था। मेहता ने दोनों सज्जनों से हाथ मिलाकर कहा,
बड़ी अच्छी साइट में घर से चला था। आप दोनों साहबों से एक ही जगह भेंट हो गई। आपने शायद पत्रों में देखा होगा, यहाँ महिलाओं के लिए एक व्यायामशाला का आयोजन हो रहा है। मिस मालती उस कमेटी की सभा नेत्री हैं। अनुमान किया गया है कि शाला में 2 लाख रुपए लगेंगे। नगर में उसकी कितनी जरूरत है यह आप लोगों को मुझसे ज्यादा पता है। मैं चाहता हूं कि आप दोनों साहबों का नाम सबसे ऊपर हो। मिस मालती खुद आने वाली थी, पर आज उनके फादर की तबीयत अच्छी नहीं, इसीलिए आ नहीं सकी। उन्होंने चंदे की सूची राय साहब के हाथ में रख दी। पहला नाम राजा सूर्य प्रताप सिंह का था, जिसके सामने 5,000 रुपए की रकम थी। उसके बाद कुंवर दिग्विजय सिंह का नाम, 3,000 रुपए। इसके बाद और कई रकमें, इतने ही या इससे कुछ कम। मालती ने 500 रुपए दिए थे और डॉक्टर मेहता ने 1,000 रुपए। राय साहब ने अप्रतिभ होकर कहा, कोई 40,000 तो आप लोगों ने फटकार लिए। मेहता ने गर्व से कहा, यह सब आप लोगों की ही दया है और यह केवल 3 घंटों का परिश्रम है। राजा सूर्य प्रताप सिंह ने तो शायद ही किसी सार्वजनिक कार्य में भाग लिया हो, पर आज तो उन्होंने बेकहे सुने चेक लिख दिया। देश में जागृति है, जनता किसी भी शुभ काम में सहयोग देने को तैयार है। केवल उसे विश्वास होना चाहिए कि उसके दान का सद्व्यय होगा। आपसे तो मुझे बड़ी आशा है मिस्टर खन्ना। मिस्टर खन्ना ने उपेक्षा के भाव से कहा, मैं ऐसे फिजूल के कामों में नहीं पड़ता। न जाने आप लोग पश्चिम की गुलामी में कहां तक जाएंगे। यूं ही महिलाओं को घर के कामों में अरुचि हो रही है। व्यायाम की धुन सवार हो गई तो कहीं की न रहेंगे। जो औरत घर का काम करती है उसके लिए किसी व्यायाम की जरूरत नहीं है, और जो घर का काम नहीं करती और केवल भोग विलास में रत है, उसके व्यायाम के लिए चंदा देना मैं अधर्म समझता हूं। मेहता जरा भी निरुत्साह न हुए। ऐसी दशा में मैं आपसे कुछ मांगूंगा भी नहीं। जिस आयोजन में हमें विश्वास न हो उसमें किसी तरह से मदद देना वास्तव में अधर्म है। आप तो मिस्टर खन्ना से सहमत नहीं है राय साहब। राय साहब गहरी चिंता में डूबे हुए थे। सूर्य प्रताप के 5,000 उन्हें हतोत्साह किए डालते थे। चौंक कर बोले, आपने मुझसे कुछ कहा? मैंने कहा, आप तो इस आयोजन में सहयोग देना अधर्म नहीं समझते? जिस काम में आप शरीक हैं वह धर्म है या अधर्म, मैं इसकी परवाह नहीं करता। मैं चाहता हूं आप खुद विचार करें, और अगर आप इस आयोजन को समाज के लिए उपयोगी समझें तो ही इसमें सहयोग दें। मिस्टर खन्ना की नीति मुझे बहुत पसंद आई। खन्ना बोले, मैं तो साफ कहता हूं इसलिए बदनाम हूं। राय साहब ने दुर्बल मुस्कान के साथ कहा, मुझ में तो विचार करने की शक्ति नहीं है। सज्जनों के पीछे चलना ही अपना धर्म समझता हूं। तो लिखिए कोई अच्छी सी रकम। जो कहिए वही लिख दूं। जो आपकी इच्छा हो। नहीं, आप जो कहिए वही लिख दूं। तो 2,000 से कम क्या लिखिएगा? राय साहब ने आहत स्वर में कहा, आपकी निगाह में मेरी यही हैसियत है? उन्होंने कलम उठाया और अपना नाम लिखकर उसके सामने 5,000 लिख दिए। मेहता ने सूची उनके हाथ से ले ली, मगर उन्हें इतनी ग्लानि हुई कि राय साहब को धन्यवाद देना भी भूल गए। राय साहब को चंदे की सूची दिखाकर उन्होंने बड़ा अनर्थ किया। यह शूल उन्हें व्यथित करने लगा। मिस्टर खन्ना ने राय साहब को दया और उपहास की दृष्टि से देखा, मानो कह रहे हैं, तुम कितने बड़े गधे हो। सहसा मेहता राय साहब के गले से लिपट गए और उन्मुक्त कंठ से बोले, 3 चीयर्स फॉर फ्रेंडशिप, हिप हिप हुर्रे। खन्ना ने खिसिया कर कहा, यह लोग राजे महाराजे ठहरे, ये इन कामों में दान न दे तो कौन दे? मेहता बोले, मैं तो आपको राजाओं का राजा समझता हूं। आप उन पर शासन करते हैं, उनकी कोठी आपके हाथों में है। राय साहब प्रसन्न हो गए। ये आपने बड़े मार्के की बात कही मेहता जी। हम नाम के राजा हैं, असली राजा तो हमारे बैंकर हैं। मेहता ने खन्ना की खुशामद का पहलू अख्तियार किया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं खन्ना जी। आप अभी इस काम में शरीक होना न चाहते हैं न सही, लेकिन कभी न कभी जरूर आएंगे। लक्ष्मीपतियों के बदौलत ही ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती हैं। राष्ट्रीय आंदोलन को 2-3 साल तक किसने इतनी धूमधाम से चलाया? इतनी धर्मशालाएं और पाठशालाएं कौन बनवा रहा है? आज संसार का शासन सूत्र बैंकरों के हाथ में है। सरकार उनके हाथों का खिलौना है। मैं भी आपसे निराश नहीं हूं। जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए जेल जा सकता है, उसके लिए 2-4 हजार रुपए खर्च कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने तय किया है,
इस शाला की बुनियादी पत्थर गोविंदी देवी के हाथों से रखा जाएगा। हम दोनों शीघ्र ही गवर्नर साहब से भी मिलेंगे और मुझे विश्वास है हमें उनकी सहायता भी मिल जाएगी। लेडी विल्सन को महिला आंदोलन से कितना प्रेम है आप जानते ही हैं। राजा साहब की और अन्य सज्जनों की भी यही राय थी कि लेडी विल्सन से ही बुनियाद रखवाई जाए, लेकिन अंत में यही निश्चय हुआ कि यह शुभ कार्य अपनी किसी बहन के हाथों होना चाहिए। आप कम से कम इस अवसर पर आएंगे तो जरूर। खन्ना ने उपहास किया। हाँ, जब लेडी विल्सन आएंगी तो मेरा पहुंचना तो जरूरी ही है। इस तरह आप बहुत से रईसों को फांसते होंगे। आप लोगों को लटके झटके खूब सूझते हैं और हमारे रईस हैं भी इसी के लायक। उन्हें उल्लू बनाकर ही मोड़ा जा सकता है। जब धन जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो अपने लिए निकाल का मार्ग खोजता है। यूं न निकल पाएगा तो जुए में जाएगा, घुड़दौड़ में जाएगा, ईंट पत्थर में जाएगा या अय्याशी में जाएगा। 11 का अमल था। खन्ना साहब के दफ्तर का समय आ गया। मेहता चले गए। राजा साहब भी उठे कि खन्ना ने उनका हाथ पकड़कर बिठा लिया। नहीं, आप जरा बैठिए। आप देख रहे हैं मेहता ने मुझे कितनी बुरी तरह फांसा है कि निकलने का कोई रास्ता ही नहीं रहा। गोविंदी से बुनियाद का पत्थर रखवाएंगे। ऐसी दशा में मेरा अलग रहना हास्यास्पद है या नहीं? गोविंदी कैसे राजी हो गई मुझे समझ में नहीं आता है, और मालती ने उसे कैसे सहन कर लिया यह समझना और भी कठिन है। आपका क्या ख्याल है, इसमें कोई रहस्य है या नहीं? राजा साहब ने आत्मीयता जताई। ऐसे मामले में स्त्री को हमेशा पुरुष से सलाह लेनी चाहिए। खन्ना ने राय साहब को धन्यवाद की आंखों से देखा। इन्हीं बातों पर गोविंदी से मेरा जी जलता है और उस पर लोग मुझे को बुरा कहते हैं। आप ही सोचिए, मुझे इन झगड़ों से क्या मतलब? इनमें तो वह पड़े जिसके पास बहुत फालतू रुपए हो, फालतू समय हो और नाम की हवस हो। होना यही है कि 2-4 महाशय सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी और प्रधान और उपप्रधान बनकर अफसरों को दावतें देंगे, उनके कृपा पात्र बनेंगे और यूनिवर्सिटी की छोकरियों को जमा करके विहार करेंगे। व्यायाम तो केवल दिखाने के दांत हैं। ऐसी संस्था में हमेशा यही होता है और यही होगा। और उल्लू बनेंगे हम और हमारे भाई जो धनी कहलाते हैं, और यह सब गोविंदी के कारण। वो एक बार कुर्सी से उठे और फिर बैठ गए। गोविंदी के प्रति उनका क्रोध प्रचंड होता जाता था। उन्होंने दोनों हाथ से सिर को संभाल कर कहा, मैं नहीं समझता मुझे क्या करना चाहिए। राय साहब ने ठाकुर सोहाती की। कुछ नहीं, आप गोविंदी देवी से साफ कह दें तो मेहता को इनकारी खत लिख दो, छुट्टी हुई। मैं तो लाख डांट में फंस गया, आप क्यों फंसे? खन्ना ने एक क्षण इस प्रस्ताव पर विचार करके कहा, लेकिन सोचिए कितना मुश्किल काम है। लेडी विल्सन से इसका जिक्र जा चुका है, सारे शहर में खबर फैल गई होगी, शायद आज पत्रों में भी निकल जाए। यह सब मालती की शरारत है। उसने ही मुझे जलील करने का नया ढंग निकाला है। हाँ, मालूम तो यही होता है। वह मुझे जलील करना चाहती है। आप शिलान्यास के एक दिन पहले कहीं बाहर चले जाइएगा। मुश्किल है राय साहब, कहीं मुंह दिखाने की जगह न रहेगी। उस दिन तो मुझे हैजा भी हो जाए तो भी वहां जाना पड़ेगा। राय साहब आशा बांधे हुए कल आने का वादा करके जो ही निकले, खन्ना ने अंदर जाकर गोविंदी को आड़े हाथों लिया। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।